डिस्कशन है नीट यूजी 2K20 के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, उनके बारे में मैं बता रहा हूं कि तुम्हें पता है लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है। लॉकडाउन एक्सटेंडेड कब तक? टिल 17 मई। सबको पता है 17 मई तक लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया। कोई अगर पूछे अपन यहाँ पे डिस्कशन क्या करेंगे, टॉपिक्स वगैरह, देखो ये मैंने लिख लिया है ताकि मैं भूल ना जाऊं, इसके लिए मैंने क्या लिखा है, टॉपिक लिख दिया कि क्या क्या डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है एग्जाम डेट, मैंने यहाँ पे साइन लिखा है व्हाट, मींस कुछ पता नहीं है किसी को भी कि एग्जाम डेट कब होने वाला है, ठीक है। सेकंड, आपके पास स्ट्रेटजी मैं यहाँ पे बताऊंगा कि तुम्हें क्या स्ट्रेटजी, तुम्हें क्या फॉलो करना है तुम्हारे एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का लोड तुम्हें किसके अकॉर्डिंग क्या करना है, फिजिक्स में कितना करना है, केमिस्ट्री में कितना करना है, बायो में कितना करना है, जिससे तुम स्कोर अच्छा करो, तुम्हारा एग्जाम कभी भी हो उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, सेल्फ स्टडी इज बेटर देन ऑनलाइन स्टडी, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। फिर लास्ट में बात करेंगे रिसोर्सेज जो तुम्हें फॉलो करने की, कहां से क्या पढ़ना है, फिजिक्स कहां से पढ़ना है, केमिस्ट्री कहां से पढ़ना है, बायो कहां से पढ़ना है, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम डेट, जैसा कि तुम्हें पता है कि 17 मई तक तो लॉकडाउन एक्सटेंड है और इसके आगे के बारे में भी पता नहीं अपने को कि कोरोना वायरस के चक्कर में आगे और क्या एक्सटेंड हो सकता है, कितना होगा क्या नहीं होगा। बहुत सारी सिटी में जो रेड जोन एरिया है वहां पे हो सकता है एक्सटेंड और भी आगे हो जाएगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे अपन ये नहीं बता सकते कि एग्जाम डेट जून में होगा। मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था कि जून में नहीं, जुलाई में होने के एग्जाम के चांसेस हैं। अभी अपन क्या बोलेंगे, जुलाई में भी होने के चांसेस नहीं हो सकते, अगस्त में हो सकते हैं, लेकिन ये भी बोलना गलत है। कुछ भी कोई बोले कि एग्जाम डेट कब है, एग्जाम कब होगा अपना नीट 2K20 का एग्जाम, सब कुछ फॉलो नहीं करेंगे, किसी का फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन एटलीस्ट इतना बता सकते कि कब तक एग्जाम नहीं होगा। समझ में आ रहा है बच्चों सबको कि एग्जाम किस डेट तक नहीं हो सकता है। मींस मैं ये बोल दूंगा कि अप्रैल वाला एग्जाम, सॉरी मई में एग्जाम नहीं होगा, पता है, जून में भी एग्जाम नहीं होगा, इतना पता है मेरे को। मई एग्जाम में नहीं होगा, जून में भी एग्जाम नहीं होगा, जुलाई के मिड जुलाई तक एग्जाम कभी भी नहीं हो सकता, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। क्या बोला मैंने? गारंटी के साथ कि मिड जुलाई तक एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। तो तुम लोग पूछोगे कि सर तो यानी जुलाई के मिड जुलाई का मतलब लास्ट जुलाई में होगा क्या? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। यानी अपने पास एक क्या होगा, फोकस लेके जा सकते हैं ना अपन, क्या कि मिड जुलाई तक एग्जाम नहीं होगा और अपन, हमारा डेट आज 1 मई है, यानी 1 मई तक मैं 15 जुलाई तक जाऊं तो 75 डेज है, ठीक है। अगर वो अगस्त में होता है एग्जाम तो अपने पास 90 डेज होगा, पूरा जुलाई, जून और मई, ठीक है, 90 डेज होगा। तो मैं मैक्सिमम लेके जाऊंगा 90 डेज, ठीक है, और मिनिमम लेके जाऊंगा 675 डेज। तो मिनिमम 75 डेज और 100 डेज भी तुम्हारे एग्जाम के लिए है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 100 डेज, 90 और 75, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता है, ठीक है। मींस जो बच्चे प्रिपेयर नहीं किए हैं पहले, जिनका जैन तक कोई भी प्रिपरेशन नहीं था, वो अभी अच्छा कर सकते हो। अभी नहीं हार मानना है तुम्हें, समझ में आ रहा है क्या? अभी तुम अच्छा कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर के बारे में कोई नहीं सोचेगा। सेकंड पार्ट, किसी को भी ऐसा कोई तुम्हें अफवाह फैलाए कि रूमर्स दे कि तुम्हारा नीट 2K20 होगा नहीं एग्जाम, तो ऐसा भी नहीं है, नीट 2K20 होने वाला है। जैसा कि तुम्हें यूजीसी का नोटिफिकेशन पता होगा कि उनका नोटिफिकेशन आया कि 1 सितंबर से वो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो 1 सितंबर से सेशन स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब क्या है, अगस्त में एग्जाम होकर के, काउंसलिंग होकर के सितंबर में 1 सितंबर तक क्लास स्टार्ट हो जाएगी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का। यानी अपन क्या बोले कि अगस्त में एग्जाम भी होगा, वो भी हो जाएगा, नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। यानी 1 सितंबर में अपना जो क्लासेस का एमबीबीएस का सेशन स्टार्ट होगा, वो उन्होंने बोला है 1 सितंबर से स्टार्ट होने का चांसेस है। तो अपन लेके चलते हैं कि सितंबर में भी एग्जाम हो सकता है, अगस्त में भी एग्जाम हो सकता है, अक्टूबर तक भी जा सकता है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस को अभी एक्सटेंड करके 1.5 ईयर कर दिया गया है। तो वो अगर अक्टूबर से भी सेशन स्टार्ट करे तो भी नेक्स्ट ईयर उनका एग्जाम लेने का टाइम रहेगा, वो फर्स्ट ईयर के सेशन को ही कम कर देंगे। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? तो इस बेसिस पे तुम ऐसा कभी डिसाइड नहीं कर सकते हो कि नीट 2K20 नहीं होने वाला है, 2K21 होगा। तो चलो अपन 21 के लिए प्रिपेयर करते हैं। इसमें देखो, और एक और बात, जो बच्चे मेरी बात सुन रहे होंगे उसमें मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि 12th इस ईयर दिए हैं एग्जाम, और उनका प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छा नहीं रहा। मींस वो स्टेट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए थे, 12th में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाह रहे थे, बट सोचे कि 1 साल और प्रिपेयर कर लेते हैं, नीट के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है, 2-3 महीने वाला टाइम। 2-3 महीने में तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, 1 साल अपना पूरा बचा सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? तो 0 से स्टार्ट कर रहे हो उनके लिए भी अच्छा है। जिन्होंने पूरा पढ़ लिया था वो अभी डिमोटिवेट हो रहे होंगे, उनके पास डिप्रेशन आ रहा होगा, अरे यार मेरा तो पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, अभी एग्जाम हो जाए मेरा, मैं 3 महीने अभी फिर से पढ़ना होगा। समझ में आ रहा है ना? तो उनके बारे में भी बात करेंगे।
और जो स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम डेट बोला जाए तो मैं लिखता हूं यहां पे व्हाट किया है, कोई किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं अपन लिखेंगे क्या, कब तक होने की चांस रहने चाहिए। ऐसा सोच लो कि टिल जुलाई तक अपना एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, अगस्त फर्स्ट वीक लेके चलो, अगस्त फर्स्ट वीक लेके चलो कि एग्जाम होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, जुलाई तक तो एग्जाम नहीं होगा, यानी 90 डेज का है अपने पास। ठीक है, टाइम 90 डेज का। अब बोलोगे सर 90 डेज ले लो क्या, मैंने लास्ट वीडियो में भी तुम्हें बताया था कि जब तक तुम्हारे पास टाइम कम नहीं होगा तब तक तुम अपना प्रिपरेशन लेवल उतना स्ट्रांग नहीं कर पाओगे, यानी टाइम ज्यादा करके नहीं रखना है। तो मैं बोलूंगा कि जिनका प्रिपरेशन लेवल अच्छा है, ठीक है, अपन सेकेंड स्ट्रेटजी पे जाते हैं कि उनको क्या करना पड़ेगा। जिनका बहुत अच्छा प्रिपरेशन लेवल है, जिन्होंने पूरा सिलेबस एक बार पढ़ चुके हैं, उनके लिए बता रहा हूं। फर्स्ट, जिन्होंने पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, टेस्ट वेस्ट में अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, उनके लिए बोल रहा हूं। वो भी स्टार्टिंग से उनको ये पता होगा। फर्स्ट मैंने इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिनका लेवल अच्छा प्रिपरेशन लेवल है पहले से, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड, जिसने 12th एग्जाम दिया है, आधा पढ़ा, आधा कभी पढ़ा, 1 महीने पढ़ा, फिर 15 डेज नहीं पढ़ा, फिर मतलब ऑब्वियस है एवरेज जा रहा है उनका। ठीक है, सारे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए। थर्ड पार्ट, जिनका जीरो है, ठीक है, थर्ड जीरो है, उनके लिए भी बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। तो ये स्ट्रेटजी वाले की बात करते हैं अपन। 60 डेज मैंने लिखा है, 75 डेज लिखा है, 90 डेज लिखा है। वो क्या है ये बच्चों समझ में आ गया। एग्जाम डेट तुम्हें टेंशन नहीं लेना इसके लिए, जुलाई तक एग्जाम तुम्हारा नहीं होने वाला है। ठीक है, कब होगा क्या होगा, जुलाई के आगे अगस्त भी हो सकता है, अगस्त के आगे सितंबर में भी जा सकता है एग्जाम, वो डिपेंड करता है आगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसके बेसिस पे डिपेंड करेगा ना लॉकडाउन कब तक एक्सटेंड होता है। तो नेक्स्ट पार्ट है स्ट्रेटजी के बारे में स्टूडेंट्स के लिए, वो क्या करें अपन। ठीक है, तो क्या करना चाहिए बताओ कि 60 डेज का हमें, जो जिनका हो चुका है पूरा पढ़ के, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि वो 60 डेज का स्ट्रेटजी बनाए। कितने दिन का, 60 डेज का, जिनका सब कुछ पढ़ के हो गया। ठीक है, मीन 60 डेज का मतलब क्या है, उनका तो सब कुछ पढ़ के हो गया, वो टेस्ट में दिए, अच्छे मार्क्स 500 550 मार्क्स ला रहे हैं, 550 प्लस हो। तुम अगर 720 में से 550 प्लस हो, यानी तुम्हारा ट्रैक सही है, तुम उसी ट्रैक पे काम करो, तुम्हारा अच्छा है। लेकिन जिनका 550 से कम है, उनको फिर से सिलेबस पे ध्यान देना चाहिए। जो टॉपिक वीक है, वीक कैसे पता चलेगा, अपन ने लोगों ने जिसने भी एग्जाम दिया होगा उनके पास 10 पेपर होंगे, 10 फुल टेस्ट पेपर अगर दिए होंगे या 5 फुल टेस्ट पेपर, उसमें एनालाइज करो। समझ में आ रहा है क्या, एनालाइज करो कि अपने पास फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक वीक है, केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक वीक है, बायो के कौन कौन से टॉपिक वीक है, और उस टॉपिक को तुम एक बोर्ड पे रख लो। तुम जहां पढ़ते हो टेबल पे, उस टेबल में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का टॉपिक लिख लो कि जो मेरा वीकेस्ट है, फिर वीकर है, वीकेस्ट, वीकर, वीक। ठीक है, सबसे ज्यादा कमजोर, जिसमें से बहुत सारे नेगेटिव हो गए, हर टेस्ट में जो नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में लेंगे अपन, टॉपिक भी डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री और बायो में, वो अरेंज कर लो। ठीक है, तुम्हारे पास मैंने बोला कि मैक्सिमम जिनका अच्छा प्रिपरेशन लेवल होगा, 10 टॉपिक फिजिक्स बना, 10 टॉपिक केमिस्ट्री बना, 10 टॉपिक बायो बना। तुम पहले 60 डेज में, स्टार्टिंग के 20 डेज या मैं बोलूं 15 डेज में, इनका 10 टॉपिक, इनका 10 टॉपिक, इनका 10 टॉपिक, 30 टॉपिक्स अगर तुम्हारा आता है, ठीक है, वो 30 टॉपिक्स को तुम कम से कम 15 to 20 डेज में कंप्लीट करने का ट्राई करो। कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट वो है, तुमने जो सा भी मॉड्यूल पढ़ रहे होगे, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जिसने एलन का क्लासरूम कॉन्टेक्ट प्रोग्राम ज्वाइन किया था या कोई सा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए थे, उनका मॉड्यूल होगा, तुम्हारे पास क्वेश्चन पेपर होंगे, उन सबको प्रैक्टिस कर चुके हो, फिर से ट्राई करो उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का। फर्स्ट, जिसके पास, किसी के पास ऐसा होगा कि दूसरा रेफरेंस बुक है, वो भी ट्राई कर सकते हो। थर्ड पार्ट, बेस्ट पार्ट, कि आपके पास जो टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं ना, आप उसे रिपीट करो, उसके क्वेश्चंस देखो कि कैसे कौन कौन से गलत हुए थे, कि आप फिर से ट्राई करने का। समझ में आया, ऐसा कुछ नहीं है कि नए नए क्वेश्चंस में क्या कर लिया, आईआईटी वाले बुक ले लिया, आईआईटी वाले बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने लगा, मैंने जेई वाला बुक ले लिया, जेई वाले बुक से सॉल्व किया। आपको याद रहना चाहिए कि आप कम से कम एटलीस्ट बेयर मिनिमम एआईपीएमटी के लास्ट 20 ईयर्स के पेपर, मैं लिख रहा हूं 20 ईयर्स का पेपर, प्लस जेईई का 2K3 to 2K19 2019 तक का पेपर आपको सॉल्व किया रहना चाहिए। जेई मेन लिख रहा हूं मैं, ठीक है, मींस AIEEE। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं तुम्हें आईआईटी का क्वेश्चन का पेपर सॉल्व करना है, तो नहीं तो तुम पागल हो जाओगे, उसमें टाइम भी बहुत लगा दोगे।
तुम्हें क्या करना है, एआईपीएमटी के 20 इयर्स और 2K3 to 2K19। बेस्ट होगा तुम जेई के पेपर्स की केमिस्ट्री और एटलीस्ट फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि यहां पर मैंने जब एग्जाम दिया था तो अपने पास मेरे टाइम पे 2K13 में 2 क्वेश्चंस जेई से डायरेक्टली आए थे, रिपीट हुए थे पूरा। तुम देखो चेक करो, 1-2 क्वेश्चन फिजिक्स में रिपीट होता है डायरेक्टली डेटा बेस्ड, ठीक है। मुझे आंसर ही आता, मैंने डायरेक्टली मार्क किया था, ठीक है। तो अपना ये दोनों बहुत अच्छा रहेगा कि अगर मैंने एक चैप्टर किसी का भी चैप्टर का सॉल्व किया तो वो चैप्टर वाइज अपने पास जेई का पेपर है, तो मैंने उस चैप्टर के क्वेश्चंस पहले थियरी पढ़ लिए, उस टॉपिक से जेई के क्वेश्चंस कर लिए, एआईपीएमटी का नीट का क्वेश्चन कर लिया, तो मेरा वो टॉपिक स्ट्रांग हो गया। साथ में एलएम के पेपर्स होंगे, एलएम के पेपर्स करो, आकाश का पेपर होगा, आकाश का पेपर करो, रेजोनेंस के पेपर्स होंगे, रेजोनेंस के पेपर्स करो, जितने भी कोटा इंस्टीट्यूट के तुम्हें पेपर्स मिलते हैं, ठीक है, तुम पेपर सॉल्व करना ट्राई करो, तुम बुक पे मत जाओ। समझ में आ रहा है क्या? बुक में 500 एमसीक्यूज होंगे, तुम एक दिन में 100 एमसीक्यू करोगे, फिर नेक्स्ट डे 100 करोगे, फिर थर्ड डे 100 करोगे, ऐसे 500 एमसीक्यू सॉल्व करते रह जाओगे, एक चैप्टर में 10 दिन लगा दोगे। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए मैंने क्या बोला, एटलीस्ट इतना ट्राई करना है सबको, 2 मिनिमम, साथ में प्लस एम्स का पेपर, एम्स का 10 इयर्स का पेपर, ये हर बच्चों के नीट वाले जो भी नीट यूजी क्वालिफाई करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाने चाहते हैं, उनके लिए ये करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? ये काम करना है। तो ये मैंने क्या बोला, जिनका टॉपिक क्या होगा, जिनका स्ट्रांग है, जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं लेकिन वो डिप्रेस हो रहे हैं कि आगे अरे यार एग्जाम तो अभी नहीं हो रहा है, तो फिर भी आप स्टार्ट करो। फिर जो भी टॉपिक आपका वीक था, आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि 720 में 720 स्कोर कर रहे हो, आप बायो में आपका 360 में 340 आ रहा है तो भी आपके 20 मार्क्स कम हैं, तो वो 20 मार्क्स पे भी काम करो, प्लस 340 को और अच्छे से मींस ब्रशअप करना है आपको, बायो में आपको ब्रशअप करना है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये काम करने के लिए आपको स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट कर लो ना। ऐसा हो गया एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर से अपन 11th के बायो पढ़ना स्टार्ट कर दिए, 2 चैप्टर कंप्लीट किए, फिर 2 चैप्टर कंप्लीट किए, उनके एमसीक्यूज किए। एमसीक्यूज बायो का जहां से भी लगा सकते हो लगाओ, जैसा भी क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ, बायो का एनसीईआरटी वाला बेस्ड क्वेश्चन लगाओ। समझ में आ रहा है क्या? तो वो तुम सब कुछ करोगे, तुम्हें वीक टॉपिक पता चल जाएगा, वीक टॉपिक करोगे। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है क्या? कहते किस पे? 60 डेज वाले स्टूडेंट वाले के पास, 60 डेज स्ट्रेटजी वाले स्टूडेंट के पास, जो इनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, वो क्या करेंगे, ये 3 फॉलो कर रहे हो। अगर जिसमें से हो गया होगा तो ट्राई करो जेई और एम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का, साथ में वीकेस्ट, वीकर और वीक टॉपिक तैयार कर लो अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। मैंने बोला इस पे तुम्हें कितना दिन लग गया तुम लोगों का? 15 डेज, कम से कम 15 डेज लगा लो, ठीक है। साथ में तुम 15 डेज में ट्राई कर रहे हो कि फिजिक्स का टॉपिक पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दो, तो 60 डेज में 60 डेज में मैक्सिमम तुम्हारा 60 डेज में सिलेबस पूरा पढ़ के कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर जिसका 45 डेज में हो रहा है बहुत अच्छी बात है, 15 डेज में और हाफ सिलेबस कंप्लीट कर लो, तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। क्या 60 डेज के लिए? ये 60 डेज में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो तुम मोटिवेटेड रहोगे कि अरे चलो ठीक है, 2 महीने बाद तीसरे महीने एग्जाम है मेरा, एक बार और पढ़ के हो जाएगा। और कोई बच्चे ऐसा है कि और पढ़ लिए तो वो चाहेंगे कि 30 डेज का भी बना सकते हैं, कि 30 डेज का शेड्यूल जिसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, बोल रहे हैं सर मेरा हर टॉपिक स्ट्रांग है, ठीक है। वैसे स्टूडेंट्स भी होंगे तो 30 डेज का मिनिमम स्ट्रेटजी लेके चलो और मैक्सिमम 60 डेज का चलो। ये मैंने उसके लिए बोला जिनका सारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, फिर भी कुछ टॉपिक्स में रॉन्ग हो रहा है क्वेश्चंस, तो तैयार करके क्वेश्चन सॉल्व करो। साथ में क्या करना है तुम्हें, इसमें 60 डेज में कम से कम मैं ये बोलूंगा 5 ग्रैंड टेस्ट, 10 नहीं 5 ग्रैंड टेस्ट मिनिमम, ठीक है। मैं हर चीज मिनिमम लिख रहा हूं, ठीक है, तो मैक्सिमम नहीं समझना है। तुम्हारे पास और ज्यादा कर सकते हो ग्रैंड टेस्ट। ग्रैंड टेस्ट का मतलब क्या है कि आप मेजर टेस्ट दो, फुल सिलेबस टेस्ट। ग्रैंड टेस्ट का मतलब क्या है, आप फुल सिलेबस टेस्ट दो, ठीक है। और अपना एक ग्राफ तैयार करो कि मैं कैसा जा रहा हूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे मार्क्स ऐसे बढ़ रहे हैं या ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी बच्चे का मार्क्स बहुत नीचे से स्टार्ट होगा, तुम्हारा ग्राफ ऐसा होना चाहिए, ना कि ऐसा होना चाहिए तो बहुत अच्छा है, या तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये वाला जिगजैग पाथवे वाला ग्राफ किसी का नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये वाला ग्राफ नहीं होना चाहिए। मींस जो मार्क्स ला रहे हो उसी मार्क्स को लाओ और साथ में तुम ऊपर जाओ, ठीक है, कम नहीं करना है, ठीक है। मींस 400 ला रहे हो तो 390 या 350 कभी कोई लाओगे नहीं, 400 से 410 लाओ, 420 लाओ, 430 लाओ, 450 लाओ, ऐसे स्कोर बढ़ाओ। घर पे बैठ के ग्रैंड टेस्ट दो, ऑनलाइन टेस्ट है तुम्हारा, ऑनलाइन टेस्ट दो, साथ में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दे दिया करो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट का मतलब क्या है, आप फिजिक्स का अलग से टेस्ट दो, केमिस्ट्री का अलग से दो, बायो का अलग से टेस्ट पेपर दो, ठीक है। इससे क्या रहेगा, अगर तुम्हें मन नहीं लग रहा है पढ़ने में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो,
किसी टॉपिक को मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तुम क्या करोगे, फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस उठाओ, 180 मार्क्स अपने साथ रख लो कि 180 मार्क्स के क्वेश्चन है और मुझे 45 मिनट्स मिला है, स्टॉप वॉच लगाओ, 45 मिनट्स में 45 क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करो, फिर देखो कितने गलत हुए, क्या नेगेटिव हुआ, क्या हुआ, ठीक है। इस बेसिस पे, ऐसा नहीं कि बैठ गए 2 घंटे तक पेपर सॉल्व कर रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या, वो काम नहीं करना है। क्लियर है सबको? तो वो मैंने 60 डेज वाले बच्चों का सब कुछ बता दिया कि तुम्हें 60 डेज में कैसे प्रिपेयर करना है। अगर 60 डेज हो गया, कंप्लीट हो गया, साथ में तुमने 2 बार उस 60 डेज में सिलेबस कंप्लीट कर लिया, प्लस या तो 1.5 टाइम्स कंप्लीट कर लिया या एक बार कंप्लीट कर लिया, तो ट्राई करो उसके बाद में बहुत सारे ग्रैंड टेस्ट देने का। मींस तुम मई और जून में पूरा पढ़ोगे और जुलाई में सारे टेस्ट वेस्ट दोगे, ठीक है। बायो तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ना है, ऑब्वियस है, 50% स्कोर तुम्हारा बायो का है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं 75 डेज वाले स्टूडेंट का। 75 डेज स्ट्रेटजी वाले और 90 डेज वाले। जो जीरो वाले हैं वो 90 डेज चलोगे और जो 75 डेज वाले हैं वो क्या, कहां पे कैसे चलोगे, बीच वाले। जो 12th वाले बच्चे हैं ना, कुछ कुछ तो पढ़े हैं और कुछ नहीं पढ़े हैं, तो जो टॉपिक सर ने पढ़ाया नहीं होगा 12th में अच्छे से, जिस टॉपिक के बारे में एमसीक्यू डिस्कस नहीं किया होगा, वो टॉपिक तैयार करो फिजिक्स के, वो टॉपिक केमिस्ट्री के, वो टॉपिक बायो के, और वो टॉपिक स्टार्ट करने के बाद तुम उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे। समझ में आ रहा है? साथ में उसमें उस बच्चों को थियरी पहले पढ़ना होगा, यानी आप 1 डे 1 टॉपिक दे सकते हो, 1 डे 1 टॉपिक दे सकते हो और कनेक्टेड टॉपिक दो। मींस सोच के रखो कि अगर मुझे 11th का मैकेनिक्स कंप्लीट करना है 4 दिन में, तो मैं वो चारों मैकेनिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट करूंगा, वेक्टर पढ़ूंगा, समझ में आ रहा है क्या, 1D 2D न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ूंगा, फ्रिक्शन पढ़ूंगा, कॉलिजन पढ़ूंगा, सेंटर ऑफ मास पढ़ूंगा एंड वर्क पावर एनर्जी पढ़ूंगा। ये मुझे 5 to 6 डेज में इसके थियरी प्लस साथ में क्वेश्चंस करके बैठ जाने, 7 डेज का टाइम देकर के। नेक्स्ट, फिर सोचो कि अपने पास इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट पूरा करना है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ये पार्ट पूरा 7 डेज में कंप्लीट करो। समझ में आ रहा है कि कनेक्टेड टॉपिक है। इसके बाद वेव मोशन, एसएचएम, ऑसिलेशन वाला पार्ट है, वो साइड में रखो एक साथ, ठीक है। फिर एक टॉपिक रखो मॉडर्न फिजिक्स, जो तुम्हें पूरा बल्क वाला पार्ट है, जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे उसमें आते हैं, ठीक है। फिजिक्स में इस पार्ट में डिवाइड करके क्वेश्चंस का पार्ट देखो कि किस पार्ट से क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, वो पहले स्टार्ट करो। जो 12th दे चुके हो उनके लिए बोल रहा हूं मैं, 12th एग्जाम दिए हो अभी इस साल और वो चाह रहे हैं कि मेरा स्कोर अच्छा हो जाए, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, हाई यील्डिंग टॉपिक से लो यील्डिंग टॉपिक में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जिससे चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे पहले पढ़ लिया, पूरा स्ट्रॉन्ग कर लिया। समझ में आ रहा है? और कम से कम आपको 75 डेज में आप ट्राई करो पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का, एमसीक्यू करने का। और उन बच्चे के पास, जैसे मैंने यहां 5 ग्रैंड टेस्ट बोला, मींस आप 10 डेज पे या 5 to 6 डेज पे एग्जाम दे सकते हो, हर वीकली एग्जाम दे सकते हो। तो आप इसमें क्या करोगे, 15 दिन पे एक फुल सिलेबस टेस्ट दो, 15 डेज पे एक फुल सिलेबस टेस्ट दोगे, तो तुम्हारा 75 डेज में 5 फुल सिलेबस टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी तुम्हारा सिलेबस मई, जून, जुलाई, 15 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। अगर अगस्त में एग्जाम होता है तो 15 डेज में फिर से तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट, अब इनके लिए 90 डेज, जो स्टार्ट कुछ भी नहीं किया, जिन्होंने कुछ भी पढ़ा नहीं है, कुछ स्टार्ट नहीं किया, कैसे करना है, उनको कैसे जाना है, उनके लिए सबसे पहले, उनके लिए 90 डेज वाले स्टूडेंट के लिए सबसे पहले ये पीसीबी वाला पार्ट फॉलो करना है। पीसीबी वाला पार्ट का मतलब क्या है, पीसीबी जो लिखा है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उनको अब देखना होगा कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में। मैंने केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर लिया था कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं, किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं। मैंने लास्ट वाले लिंक में, तुम चेक करना, लिंक वाले में मैंने क्वेश्चंस दिया है, वहां पे किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस पे ज्यादा ध्यान देना, किस पे कम ध्यान देना, वो वाला वीडियो तुम देख लो। बायो और फिजिक्स की बात कर लेना अपन, ठीक है। बायो में स्टार्ट करोगे कहां से, सबसे पहले जेनेटिक्स वाला पार्ट पढ़ोगे, जेनेटिक्स, बायोटेक, ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और स्ट्रेटजिक वाला कुछ फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर है। ये टॉपिक सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, अभी देखा गया है 10 to 15 क्वेश्चन इससे आ रहा है इस टॉपिक से। तो बायो का ये टॉपिक सबसे पहले, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, बायोटेक वाला पूरा पार्ट, एक यूनिट है, वो कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, अब तुम जैसे 12th का ये टॉपिक कंप्लीट किए, साथ में इकोलॉजी कर लो, इसके बाद इकोलॉजी पे जाओ, इकोलॉजी, इसके बाद आप स्टार्ट करो ह्यूमन फिजियो। अब तुम देखोगे ह्यूमन फिजियो जैसे ही पढ़ोगे पूरा, तो नेक्स्ट तुम्हें प्लांट डाइवर्सिटी स्टार्ट कर लो, ठीक है। ह्यूमन फिजियो टॉपिक है 7 टॉपिक, और आपको एक चैप्टर के लिए 1 दिन देना है, एक चैप्टर के लिए 1 दिन देना है,
ठीक है, मैंने उसके लिए बोला है 90 डेज वाले स्टूडेंट के लिए 90 डेज स्ट्रेटजी है। आप एक चैप्टर को एक दिन दो, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा 90 डेज से पहले। 90 डेज आप 75 डेज प्लस माइनस 15 कर लेना, 15 डेज पहले करने का ट्राई करो। मैंने 90 डेज लिखा है, यानी 50 डेज पहले से कर लोगे, कंप्लीट हो जाएगा। साथ में अब जेनेटिक्स लिख दिया, इकोलॉजी लिख दिया, ह्यूमन फिजियो, प्लांट डाइवर्सिटी। नेक्स्ट इसके बाद एनिमल डाइवर्सिटी। एनिमल डाइवर्सिटी के बाद आप जाओगे सेल यूनिट, सेल डिवीजन। इससे 4 क्वेश्चन आते हैं तुम्हें। एनिमल डाइवर्सिटी में 3 to 4 क्वेश्चन है, इससे कम से कम 10 क्वेश्चन है। 10 नहीं 7 to 8 क्वेश्चन बोलो। इकोलॉजी से 8 to 10 क्वेश्चन है। जेनेटिक्स इससे 10 to 15 क्वेश्चन है। प्लांट डाइवर्सिटी में 5 to 7 क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसे अब कौन कौन से चैप्टर रह गए, कौन कौन से? प्लांट रिप्रो, ह्यूमन रिप्रो 7 to 8 क्वेश्चन है प्लांट रिप्रो ह्यूमन रिप्रो वाले पार्ट से, एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले पार्ट से। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 5 क्वेश्चन पक्का आएंगे उसमें। एवोल्यूशन से 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन वाले चैप्टर है ना, बीच बीच में करते रहो। समझ में आ रहा है क्या तुम्हें? तो चैप्टर वाइज अगर चलोगे, इसके टॉपिक यहां पर तुम्हारे पास न्यूमेरिकल्स भी जेनेटिक्स के आएंगे। सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए जेनेटिक्स में, सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स आने चाहिए। प्रैक्टिस करो न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी पढ़ो। सबको पता होगा बायो के लिए अपन को इससे बाहर नहीं जाना है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। फिर भी जिनको बहुत 360 में 360 लाना है, और अगर वो 90 क्वेश्चंस में, मैं बोल रहा हूं गारंटी हर साल 80 क्वेश्चंस प्योरली 100% एनसीईआरटी आता है। 100% एनसीईआरटी आता है, ठीक है। 80 क्वेश्चंस, ठीक है। 10 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बाहर रहते हैं। तो आप वो 10 क्वेश्चन के लिए क्या करोगे? ह्यूमन फिजियो के थोड़े एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जेनेटिक्स वाले पार्ट से कुछ बाहर से क्वेश्चन आ सकते हैं। एनिमल डाइवर्सिटी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप जो कुछ मॉड्यूल में बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं, एनसीईआरटी के बाहर से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं बोल रहा हूं मत पढ़ो, बस एनिमल डाइवर्सिटी के एग्जांपल्स एनसीईआरटी वाले याद करो। बाहर से आएगा छोड़ देना, वो एक क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो, क्योंकि जितना उसके लिए तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल्स याद करने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। और जिनका रट्टा मारने का बहुत अच्छा आइडिया होगा, अपने को नहीं होता है, तो जिनका होगा अच्छा, तो वो एनिमल डाइवर्सिटी के एग्जांपल्स बाहर से याद कर सकते हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूं इसके लिए अभी भी सजेस्ट कर रहा हूं नहीं करना, ठीक है। यानी आपको जेनेटिक्स वाले पार्ट में साथ में ह्यूमन रिप्रो को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इनमें भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। मींस एनसीईआरटी से बाहर वाला पार्ट आपका जेनेटिक्स आएगा, बायोटेक जो भी है, ये पूरा पार्ट एनसीईआरटी से बाहर वाला पार्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं ह्यूमन रिप्रो से और ह्यूमन फिजियो वाले पार्ट से। इतना कर लिया, बाहर से फिर कुछ नहीं आएगा। समझ में आया क्या? एक एनसीईआरटी के बाहर से एक डेज वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे तुम्हारे पास आया था क्वेश्चन एग्जाम में, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर में। तो कुछ 10-15 डेज भी याद कर लो तुम बाहर से, एग्जाम में वो चाहेगा तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बायो वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। तो हर बच्चे को जो 90 डेज वाले हैं, जो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हो, तो तुम सबसे इजी टॉपिक अगर स्टार्ट करना चाह रहे हो तो सेल से स्टार्ट करो या प्लांट डाइवर्सिटी से स्टार्ट करो, ठीक है। और डिफिकल्ट टॉपिक स्टार्ट करना चाहते हो तो जेनेटिक्स से स्टार्ट करो। ये तुम पे डिपेंड करता है तुम कैसे कॉप अप करोगे, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या सबको? साथ में आप बायो का, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि आप मॉर्निंग में उठो तो सबसे पहले आप फिजिक्स से स्टार्ट करो, क्योंकि माइंड पूरा अच्छा रहता है। मैं बोलूंगा तुम बायो स्टार्ट करो, बायो स्टार्ट करो। फर्स्ट हाफ में बायो स्टार्ट करो, जैसे सुबह उठते हो सबसे पहले बायो स्टार्ट करना है। क्यों बायो स्टार्ट करना है? क्योंकि मेरा वो बहुत फास्ट होगा, मैं एक चैप्टर को कम से कम 2 घंटे में कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है। आपने फिजिक्स स्टार्ट किया, आपका पूरा दिमाग उस फिजिक्स में लग गया, आप 12 बजे तक पूरा थक जाओगे। लेकिन ऐसा सोचो कि मैंने बायो 12 o'clock तक कर लिया, फिर मैंने सेकेंड हाफ में फिजिक्स किया, सेकेंड हाफ में मैं 2 घंटे के लिए सो गया। अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तुम दोपहर में सो सकते हो, तुम दोपहर में सो गए, ठीक है। 12 to 2 सोया करो, 2 to 5 मत सोना, 12 to 2 या आप 5 के बाद सो। 2 to 5 प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस के लिए, आपको क्वेश्चंस तो 2 to 5 में आप फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, साथ में आप थ्योरी पढ़ो। समझ में आ रहा है क्या? ये वाला पार्ट है सबके लिए, ओके। हाँ, अब देखो इसके बाद देखते हैं कि मैंने वो बता दिया कि बायो वाला पार्ट कैसे कवर करना है। अब बायो में मॉर्निंग में स्टार्ट करो पढ़ना, मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे लेट नाइट बायो का पार्ट पढ़ो, वो भी अच्छा होगा, ताकि तुम्हें नींद अच्छी जल्दी आ जाएगी, ठीक है सबको। तो ये कंप्लीट हो गया। फिजिक्स का वाला पार्ट कैसे स्टार्ट करें? फिजिक्स का पार्ट देखो, स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स में कंफ्यूजन होता है, सबका केमिस्ट्री और बायो स्ट्रांग है, हमें फिजिक्स में ही नहीं आ पाता है क्या करना है फिजिक्स में, ठीक है। तो अपन सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। क्या करना है फिजिक्स में? फिजिक्स मैं बोल रहा हूं सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक, जो भी बच्चे स्टार्ट करेंगे 0 से, या जो पढ़े हुए भी,
सबसे पहले ये वाला चैप्टर करो, मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर वाला पार्ट, ठीक है। बायो में एक और बात बताना भूल गया, तुम्हारे पास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है, जिसमें कॉकरोच है, फ्रॉग है, अर्थवर्म है, ठीक है। तो तुम्हें वो तीनों करना है। किसी लोग बोल रहे हैं क्या, बहुत सारे इस पे टीचर्स बोल रहे हैं कि नहीं करो, वो एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, वो सिलेबस से हटा दिया गया है। मैं बोल रहा हूँ तीनों करो, कुछ भी छोड़ना नहीं है उसमें, ठीक है। एटलीस्ट एनसीईआरटी तो करके जाओ एग्जाम के लिए। तो एनसीईआरटी को भी अर्थवर्म नहीं छोड़ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। फ्रॉग से भी क्वेश्चन आए हैं और कॉकरोच से तो वो हर साल एग्जाम में क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, 1 क्वेश्चन दे रहे हैं। तो आप वो क्वेश्चन करके चलो। ऐसा सोचना कि बायो का 1 क्वेश्चन तुम पे भारी पड़ सकता है, तो तुम 360 पे 360 आउट ऑफ 360 लाने का ट्राई कर सकते हो, क्योंकि तुमने एनसीईआरटी पूरे अच्छे से पढ़ा है, तुम्हारे मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में स्टार्ट करोगे 90 डेज वाले, सबसे पहले स्टार्ट करोगे मॉडर्न फिजिक्स। आप 1 वीक ले लो मॉडर्न फिजिक्स के लिए, 10 डेज ले लो आप, लेकिन पूरा इसके जितने भी एमसीक्यू डिटेल में करो, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर 7 to 8 क्वेश्चन है इसमें, 7 to 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैट प्लस करंट प्लस मैग्नेटिज्म, ये करना है आपको। जिनका जो स्ट्रांग होगा वो पार्ट करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट एसएचएम प्लस रोटेशनल प्लस वेव मोशन। फिर फोर्थ पार्ट मैकेनिक्स करना है, मैकेनिक्स से पहले रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ऐसा ही सीक्वेंस फॉलो करना है, मैं बोल रहा हूं बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया ये वाला पार्ट, ऐसे ही करना है तुम्हें फॉलो। फिफ्थ पार्ट रे ऑप्टिक्स के बाद अब तुम्हें स्टार्ट करो मैकेनिक्स। ये तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हारा स्ट्रांग है तो अच्छे से करो, नहीं स्ट्रांग है तो एटलीस्ट आप प्रोजेक्टाइल मोशन 1D प्रोजेक्टाइल मोशंस के क्वेश्चन अच्छे से करो। एनएलएम वाले क्वेश्चन हो पाते तो ठीक है, नहीं होते तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैकेनिक्स में वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन कर लेना अच्छे से, क्योंकि इसी क्वेश्चन एप्लीकेशन वाले भी आ जाते हैं एग्जाम में। समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट तुम बोलोगे और कौन से चैप्टर अच्छे से करना है, क्या रहेगा अपना वेव ऑप्टिक्स। मैंने बोला वेव मोशन इसमें ही ऐड कर लो, वेव मोशन ऐड कर दिया है। समझ में आ रहा है ना तुम्हें? अब देखो एक पार्ट और अच्छे से बता रहा हूं क्या, कि 360 में से कि किसी का बायो बहुत स्ट्रांग है, 360 आउट ऑफ 340 आउट ऑफ 360 340 ला सकता है। आपने 340 लाया बायो में और आप केमिस्ट्री में स्कोर करोगे 160, तो आपका 500 स्कोर यहां पे आ गया, जिससे बोल रहा हूँ केमिस्ट्री और बायो बहुत अच्छा है। अब मैं चाहूंगा कि मुझे 100 मार्क्स केवल चाहिए, किसमें? फिजिक्स में। तो 100 मार्क्स के लिए मुझे कितने 25 क्वेश्चंस राइट करने हैं, और 25 क्वेश्चंस राइट करने के लिए 7 to 8, यहाँ पे 5 to 6, यहाँ भी 5 क्वेश्चन, यहाँ भी 2 to 3 क्वेश्चन। मैं यहाँ पे इस चैप्टर को 1 2 3 4 को बस स्ट्रॉन्ग कर लो, कम से कम 10 टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लो, मॉडर्न फिजिक्स के साथ और टॉपिक 10 टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लो, तो मेरा 100 मार्क्स या 80-90 मार्क्स आराम से आ जाएगा। लेकिन इसके लिए आप इतना फिजिक्स को क्यों लोड ले रहे हो? आप फिजिक्स में इतना क्यों लोड ले रहे हो? आपको बस 3 डिजिट में नंबर चाहिए फिजिक्स में 3 डिजिट का मतलब क्या? 100 मार्क्स चाहिए आपको। 180 आउट ऑफ 180 नहीं लाना है। समझ में आ रहा है? 180 फिजिक्स का काम भी एमबीबीएस में नहीं आने वाला है। तो अभी के लिए क्या बोल रहा हूं, जो 3 महीने बचे हैं उसमें फिजिक्स का डेली एक चैप्टर के एमसीक्यू प्लस क्वेश्चंस प्लस सब कुछ डिटेल में करने का ट्राई करो एक चैप्टर को। अगर आप उसे हाफ में डिवाइड करो तो भी सही है, ठीक है। यानी फिजिक्स को आराम से होने दो, फिजिक्स में जल्दी नहीं करना है। केमिस्ट्री आपको फास्ट, पी ब्लॉक एलिमेंट बहुत जल्दी करना है आपको, पी ब्लॉक एलिमेंट को बार बार रिवीजन करना है, ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस को बार बार पढ़ना है। आपने 10 बार पढ़ लिया तो भी 20 बार पढ़ना है और 20 बार पढ़ना है। जब भी सोचो कि मेरा कंप्लीट हो गया तो सोचो कि वहां से तुम 0 से स्टार्ट कर रहे हो। तुमने ये सोच लिया कि कंप्लीट हो गया है, अब तो मेरा सारा कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, तुम नेगेटिव में जाओगे, ठीक है। तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आना है, आराम से रहना है, क्वेश्चन धीरे धीरे करो इसके, जहां डिटेल में क्वेश्चंस। और मैंने वही रूल बताया क्या, नीट के क्वेश्चंस, एम्स के क्वेश्चन, जेईई मेन के क्वेश्चन, ठीक है। ये 3 के क्वेश्चंस आपको करना है और कुछ नहीं करना। तो ट्राई करो कि इतना कर लिया है, और भी चैप्टर्स होंगे, कुछ रह गए होंगे, लेकिन ये टॉपिक कर लिया और सीक्वेंस में आपने 1 2 3 फॉलो कर लिया, तब भी आपके 60 मार्क्स तो आ ही जाएंगे मिनिमम, 60 मार्क्स। और 500 प्लस 60 मार्क्स 560। अब बोलोगे सर 340 कैसे स्कोर कर सकता हूं? कर सकते हो तुम, एनसीईआरटी अभी से पढ़ोगे तो 340 स्कोर कर लोगे। बोल रहा हूं अभी भी 340 स्कोर कर लोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट वो है कि आप एनसीईआरटी को कैसे पढ़ते हो।
आप एनसीईआरटी को कैसे पढ़ते हो? रट्टा मारते हो, बस सिंगल लाइन को रट्टा मारते हो, या आपने उसे ध्यान से लेकर के क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर क्वेश्चंस देखा, फिर पढ़ो तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। मीन्स क्वेश्चंस रहे अपने पास, सामने में क्वेश्चंस भी है ना, एग्जाम में क्वेश्चन जो आए हैं, तो ट्राई करो ना उस क्वेश्चंस को रिलेट करने का इसके साथ। अपने पास एनसीईआरटी वाले बुक है ना, कहां से आया, क्या पूछने का वो कोशिश कर रहा है, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछने का कोशिश कर रहा है, और नेक्स्ट टाइम क्या पूछ सकता है इसी लाइन से, और क्या बना सकता है क्वेश्चन। समझ में आ रहा है क्या? ये चीज सोच लिए तो तुम्हारी क्वेश्चंस वो बनाएगा, वहां पे तुम डायरेक्टली मार्क करोगे आंसर। ठीक है, पीसीबी हो गया। क्या क्या ध्यान देना है? फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में सबसे पहले बायो, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। फिजिक्स सबसे बाद में। लाना है मार्क्स कितने? 100 मार्क्स लाने हैं, कुछ नहीं ज्यादा लाना है। लेकिन केमिस्ट्री में 140 प्लस लाने के लिए, मीन 140, 150, 160 लाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, वो आप कर सकते हो। फिजिक्स में 150, 160 लाने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब देखो लास्ट मैंने क्या लिखा है, सेल्फ स्टडी इज बेटर देन ऑनलाइन स्टडी। अभी जो भी है सब लोग 1 साल पढ़ चुके हो, जिसने स्टार्टिंग से भी स्टार्ट किया है ना, कोई ऐसे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने का नहीं, क्योंकि चल रहा है लॉकडाउन चल रहा है, सब बोल रहे हैं ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो, ये क्लास ज्वाइन करो, वो क्लास ज्वाइन करो, और उस क्लास में तुम्हें ये सिखाया जाएगा, ये सिखाएगा। कुछ भी नहीं होगा, तुम कहां से सीख पाओगे वो पार्ट? अभी तुम्हें खुद से पढ़ना होगा, अभी तुम्हें खुद से पढ़ना होगा, तभी तुम कर पाओगे। ऐसा नहीं कि कोई और सिखाएगा तो तुम सीख पाओगे। समझ में आ रहा है? सीख पाओगे वो चीज जब तुम्हें कुछ डाउट आए तभी। अभी तुमने कुछ खुद पढ़ा ही नहीं है तो कहां से डाउट आएगा तुम्हारा? डाउट कहां से आएगा? जिसने 12th पढ़ अभी एग्जाम दिया है, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, तो उनको डाउट कहां से आएगा? समझ में आ रहा है क्या? तो सेल्फ स्टडी ट्राई करो। आप ऑनलाइन टेस्ट कोई सा भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट आपको जो भी ज्वाइन करना है ज्वाइन करो, एग्जाम कहीं से भी दो, और आपको जहां से भी मिल रहा है। और प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑनलाइन स्टडी का और एक दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो अपन को YouTube में देखना पड़ेगा, और YouTube पे जब भी हम वीडियो देखेंगे तो साथ में नीचे में अपने पास कमेंट बहुत सारे आते हैं ना, उसी टॉपिक को दूसरे टीचर्स पढ़ाए रहते हैं, आप उसका भी वीडियो देखने चले गए। प्लस दूसरी बात और क्या है कि आपके पास बहुत सारे दूसरे मूवीज वगैरह आते हैं, तो आप वो मूवीज भी देखने लगे, आपका टाइम जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप ट्राई करो उससे दूर जाने का, क्योंकि आपका वो टाइम कंज्यूम करेगा। अभी आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, दिया है ऊपर वाले ने तुम्हें टाइम दिया है कि ताकि तुम डॉक्टर बन जाओ इसी साल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम इस साल के नहीं अगले साल के लिए प्रिपेयर करोगे। समझ में आ रहा है क्या सबको? बोलो। ठीक है, स्टार्ट करें और कुछ बताना। तो ऑनलाइन वाले पार्ट से दूर रहना है, सेल्फ स्टडी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। कुछ भी डाउट आए, यहां पर मैं ऐसा हूं कि तुम्हें केमिस्ट्री और बायो दोनों बता सकता हूं, दोनों पार्ट बता सकता हूं। तुम मेरे से केमिस्ट्री का भी डाउट कुछ भी पूछ सकते हो, बायो का भी डाउट कुछ भी पूछ सकते हो, कभी भी बेझिझक पूछने का। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब क्या है? बायो क्या करना है? एनसीईआरटी सबको पता है। केमिस्ट्री क्या करना है? केमिस्ट्री में नोट्स, जिस भी टीचर का आपको सर ने पढ़ाया होगा, जिस भी टीचर ने पढ़ाया होगा नोट्स उनका पढ़ना है। साथ में केमिस्ट्री नोट्स के अलावा आपको एनसीईआरटी में कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं? एनसीईआरटी में आपको पी ब्लॉक का एनसीईआरटी पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना है, पॉलीमर्स पढ़ना है, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ पढ़ना है। 4 चैप्टर, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एक चैप्टर और है 11th की केमिस्ट्री में, वो टॉपिक पढ़ो। पी ब्लॉक पूरा रट डालो, टी ब्लॉक वाला पार्ट। और अगर बहुत जिसे मन है तो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक भी ट्राई करो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ डी ब्लॉक नहीं पढ़ो। तुम्हारे पास नोट्स अगर पढ़ाए होंगे, टीचर्स का अच्छा नोट्स होगा, तो तुम्हें डी ब्लॉक पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने की जरूरत है। एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये करो केमिस्ट्री में। साथ में आप अगर केमिस्ट्री का और कुछ सॉल्व करना चाहते हैं क्वेश्चंस, तो जिसके पास ऐसा है कि फिजिकल बहुत वीक है, हो ही नहीं पा रहा है, सब कुछ हो चुका है, आरसी मुखर्जी ट्राई कर सकते हैं आप अभी पढ़ना। आरसी मुखर्जी के 10 क्वेश्चंस उठाओ जो जिसके सॉल्व है, सॉल्व एग्जाम्पल्स उठाओ 10 क्वेश्चंस, और उस 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री के। और कुछ भी बुक नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप जितने क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार नोट्स रिवाइज करोगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट बायो केमिस्ट्री हो गया। फिजिक्स के लिए क्या करना है? नोट्स एनसीईआरटी बोलो, पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ना है, फिजिक्स का एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है। नोट्स प्लस आप मॉड्यूल के जो भी क्वेश्चंस हैं
आपके पास एलन का मॉड्यूल है, आकाश का मॉड्यूल है, मॉड्यूल के क्वेश्चंस करो, मोर देन एनफ है। कोई सा बुक नहीं जाना है, अभी तो नहीं ही जाना है। मैंने बोला ना आर्ट्स एंड मुखर्जी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी ट्राई कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, इसके लिए भी नहीं जाना है। आपके पास मॉड्यूल के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, किसके, नीट के, एम्स के और जेईई मेन के, वो क्वेश्चंस ट्राई करो, हो गया। देन फिजिक्स का नोट्स प्लस मॉड्यूल प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपका सिलेक्शन आराम से होगा, लेकिन अभी ट्राई करो कि ऐसा मोटिवेट होने का, ऐसा नहीं कि कुछ मुझे कोई दूसरा टीचर्स आकर के बोले आप 10 बार जाके यूट्यूब पे देख रहे हो क्या, अरे मोटिवेशन वीडियो मोटिवेशन। अभी क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है, मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ, मुझे डिप्रेशन आ रहा है, कब एग्जाम होगा। क्यों ऐसा चीज सोचने का, आप सोशल मीडिया से दूर ही रहो। जब एग्जाम होना रहेगा ना, एग्जाम जब होना रहेगा तो खुद पता चल जाएगा। मैसेज आ रहा है कि एनटीए ने ऐसा बोला, एनटीए नीट ने ऐसा बोला, नीट इस दिन होगा, नीट जून में होगा, नीट जुलाई में होगा, क्यों सोच लेगा। ऐसा बताओ कि तुम्हें नहीं पता चलेगा तो नहीं होगा एग्जाम, क्या मीन्स तुम्हें एग्जाम हो गया तुम्हें पता नहीं चलेगा, ऐसा होगा क्या कभी। तुम्हें एग्जाम का डेट या एग्जाम पता नहीं चल रहा है और एग्जाम हो जाए, ऐसा कभी होगा बताओ, नहीं होगा ना। तुम्हें तो पता चलेगा कभी ना कभी एग्जाम होगा, कल एग्जाम हो जाएगा, तुम्हें आज पता चल रहा है, ऐसा भी तो नहीं है। तुम्हें 1 महीने पहले पता चल जाएंगे, सबको पता चल ही जाएगा, घर वाले बता देंगे। यानी तो इससे बेहतर क्या है, घर पे बैठ के आराम से पढ़ो। आपको अगर लग रहा है कि एक वीक में मुझे, एक वीक में मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा मोटिवेशन वाला पार्ट या कुछ ऐसा पढ़ने के लिए चाहिए, या कुछ दूसरे टाइम में जिसमें जो चीज आपको अच्छा लग रहा है, आपको पबजी खेलना अच्छा लग रहा है तो आप उस दिन मंडे टू सैटरडे पढ़ो, 2-3 घंटे पबजी खेलो। आपको मूवी देखना अच्छा लग रहा है तो मूवी देखो, ठीक है, लेकिन आपको 7 डेज पढ़ के 8th डे में आपको ये काम करना है, ठीक है। और वो 8th डे में 3 घंटे ही करना है, 3-4 घंटे 5 घंटे अपना खराब करने के बाद फिर से पढ़ने ही स्टार्ट कर देना, ठीक है। ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ऐसा एग्जाम से रिलेटेड मैंने सब कुछ बता दिया, किसी को भी एग्जाम का कोई ठीक नहीं है, लेकिन ये ठीक है कि एग्जाम 100% गारंटी है कि नीट 2K20 तो कंडक्ट होगा ही, ठीक है। नेक्स्ट, ऑनलाइन स्टडी ट्राई करना, अवॉइड करने का। जिसने पहले से ज्वाइन कर लिया है वो उनके लिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप घर पे प्रैक्टिस करो, वो देखो, लेकिन टाइम उतना ही मैनेज करके रखो। मीन्स 3 घंटे आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो तो 3 घंटे ही देखो, आप दिन भर उसी में मत लग जाओ। समझ में आ रहा है क्या मैं वो बोल रहा हूँ, इसमें टाइम बहुत जाता है। और मैं ही यूट्यूब चलाता हूँ तो मुझे नीचे की वीडियोस देखने का बहुत मन होता है, तो मैं वीडियोस उसमें 1 घंटे देख लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो देख लो 1 घंटे, तो मेरे इसमें बहुत टाइम चले जाते हैं। समझ में आ रहा है क्या, तो वो काम नहीं करने का। भी क्लियर है, सेलेक्ट समझिए बात करने का। लॉकडाउन अच्छे से मनाओ, घर पे बैठ के पढ़ो, घर बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, और कुछ काम नहीं है तुम्हारे पास इसके अलावा। बहुत अच्छा टाइम मिला है, एग्जाम इस टाइम को यूटिलाइज कर लो, नहीं तो एग्जाम के बाद सिलेक्शन नहीं होगा तो बहुत पछताओगे कि अरे लॉकडाउन का टाइम मिला था, हमें टाइम मिला था फिर भी अपन ने प्रिपेयर नहीं किया। ओके, थैंक यू।